जय हिंद। दोस्तों, आज हम बातें करेंगे पॉलिटी में भारत के चुनाव आयोग के बारे में। यानी कि देखेंगे भारत के चुनाव आयोग के बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है और उनसे किस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में बन सकते हैं। तो आइए ज़रा समझते हैं भारत के चुनाव आयोग के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत का ये जो चुनाव आयोग है यह एक संवैधानिक संस्था है। अब संवैधानिक संस्था कहे हैं, ना कि वैधानिक, ना कि गैर संवैधानिक और ना कि सांविधिक। अब दोस्तों, यहाँ पर यह बातें समझ में नहीं आई। आपसे परीक्षा में क्वेश्चन दे सकता है कि भारत का चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है, संवैधानिक, गैर संवैधानिक, सांविधिक और वैधानिक दे देगा, तो आप वहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इतना बात ध्यान रखिएगा, हम यहाँ बोले हैं कि भारत के चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। कहने का मतलब है कि संविधान में प्रारंभ में ही यह व्यवस्था किया गया कि भारत में एक चुनाव आयोग हो। ये संविधान में लिखित है कि भारत के लिए चुनाव आयोग होगी। और वही यदि वैसी संस्था जो प्रारंभ में यानी हमारे संविधान में लिखी नहीं गई है और संसद के द्वारा विधेयक बना करके यानी कानून को ला करके और तब जाके वो संस्था का निर्माण किया जाता है और संविधान में उसे स्थान दिया जाता है, तो दोस्तों वह हो जाएगी वैधानिक संस्था। यानी कि विधेयक के द्वारा, संसद के द्वारा विधेयक लाया गया और उसके तहत उस संस्था गठन किया गया। तो आप यह बातें ध्यान रखिएगा कि चुनाव आयोग जो हैं भारत के, वह संवैधानिक संस्था है। दोस्तों, यदि बातें करें भारत के चुनाव आयोग के गठन के बारे में कि कब गठन हुआ, तो 25 जनवरी 1950 को भारत के चुनाव आयोग का गठन किया जाता है। 25 जनवरी, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, यानी कि नेशनल वोटर डे। और आगे इस संदर्भ में देखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में कहाँ वर्णन किया गया है भारत के चुनाव आयोग के बारे में। तो हमारे भारतीय संविधान के भाग 15 में और अनुच्छेद संख्या 324 से लेकर के 329 के बीच भारत के चुनाव आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है। उन अनुच्छेद यानी आर्टिकल 324 यानी 324 कहती है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग का गठन हो और उसके अंदर कुछ दायित्व हैं। क्या कि वह चुनाव का अधीक्षण कर सकता है, उसके बाद उस पर नियंत्रण कर सकता है, उसका संचालन कर सकता है। यह है अनुच्छेद संख्या 324 में। और भारत का चुनाव आयोग अस्थाई और यह स्वतंत्र सिस्टम यानी स्वतंत्र निकाय है। अब दोस्तों, ये चुनाव आयोग के कार्य क्या है भारत के चुनाव आयोग के। तो भारत का जो चुनाव आयोग है, हम बोल रहे हैं भारत का चुनाव आयोग, ना कि प्रांतीय चुनाव आयोग यानी राज्य का चुनाव आयोग नहीं बोल रहे हैं। भारत के जो चुनाव आयोग होंगे उनके कार्य हैं संसद, राज्य विधानमंडल जो भी होंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये जो पद हैं इनका निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करेंगे और निर्वाचन संचालन का अधीक्षण करेंगे, निर्देशन करेंगे और नियंत्रण करेंगे। अब दोस्तों आगे देखते हैं अनुच्छेद संख्या 324 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है। अनुच्छेद संख्या 324 का सब क्लॉज 2 कहता है कि चुनाव आयोग में ये जो परिषद है, ये चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। अब यहाँ बोले हैं 2 अन्य चुनाव आयुक्त, इसकी संख्या लिमिट नहीं है कितना होगी, लेकिन यहाँ पर अभी हमने 2 इसलिए बताया क्योंकि अभी वर्तमान में 2 देखते हैं, यानी कुल मिलाकर के हमारे भारतीय चुनाव आयोग की जो परिषद है वो 3 सदस्यीय संस्था वाली परिषद है, यानी 2 अन्य चुनाव आयुक्त और 1 मुख्य चुनाव आयुक्त। लेकिन यहाँ हमने लिखा है अनुच्छेद संख्या 324 का 2 कह रहा है कि चुनाव आयोग में 1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त और यहाँ पर प्लस में अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। यानी अन्य निर्वाचन आयुक्त में क्या कितना होगा, तो जितना समय समय पर राष्ट्रपति जी द्वारा निर्धारित किया जाएगा उतना संख्या होगा। लेकिन वर्तमान निर्धारित किया हुआ है कि 2 ही अन्य निर्वाचन आयुक्त, यानी कुल मिलाकर के 3। अब ये जो भी हैं चुनाव आयुक्त, चाहे वो मुख्य चुनाव आयुक्त हो या अन्य चुनाव आयुक्त हो, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाएगा। अब दोस्तों जरा आइए एक झलक देखते हैं कि अभी वर्तमान में जो देखने को मिल रहा है कि चुनाव आयोग 3 सदस्यीय संस्था है। क्या
यह शुरू से ही है, यानी कि जिस समय गठन किया गया उसी समय से। तो आइए जरा देखते हैं। दोस्तों, हमने बताया था कि 25 जनवरी 1950 को गठन किया जाता है भारत के चुनाव आयोग का। तो 25 जनवरी 1950 से लेकर के 15 अक्टूबर 1989 तक चुनाव आयोग केवल एक सदस्यीय संस्था थी और 16 अक्टूबर 1989 को चुनाव आयोग 3 सदस्यीय संस्था हो जाती है, यानी कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। दोस्तों, होता यह है कि यह ज़्यादा दिन नहीं चल पाता है 3 सदस्यीय चुनाव आयोग वाली संस्था, और यह 1 जनवरी 1990 तक ही चलता है। इसके बाद यदि देखें तो पुनः एक लंबे अरसों के बाद 1 अक्टूबर 1993 को चुनाव आयोग फिर से 3 सदस्यीय संस्था हो गई और तब से लेकर के अब तक यह सिलसिला जारी है। यानी कहने का मतलब यह है कि भारत के चुनाव आयोग को देखें तो 25 जनवरी 1950 से लेकर के 15 अक्टूबर 1989 तक एक सदस्यीय संस्था थी और 16 अक्टूबर 1989 से लेकर के 1 जनवरी 1990 तक 3 सदस्यीय संस्था हो गई और बीच में एक लंबा ब्रेक हो गया और पुनः 1 अक्टूबर 1993 से 3 सदस्यों वाली संस्था हो गई, जो अभी तक देखने को मिलता है। अब दोस्तों आगे देखें तो राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग के सलाह पर प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति होगी, यानी कि राज्य में जो चुनाव आयोग हैं उनके आयुक्तों की नियुक्ति भारत के जो चुनाव आयोग हैं यानी केंद्रीय चुनाव आयोग जो हैं उनके सिफारिश पर यानी उन्हीं के सलाह पर राष्ट्रपति जी नियुक्त करेंगे। और भारत के निर्वाचन आयुक्त जो हैं उनका यदि देखें वेतन, भत्ता, पेंशन और पावर किसके समतुल्य हैं, तो दोस्तों भारत के चुनाव आयुक्त जो हैं इनका वेतन, भत्ता, पेंशन और शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश का वेतन, भत्ता, पेंशन और शक्ति है उसी के बराबर है। तो यहाँ हमने ये देख लिया। अब दोस्तों यदि बातें करेंगे कि भारत के चुनाव आयोग का कार्यकाल क्या है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि भारत के चुनाव आयोग का कार्यकाल है 6 वर्ष, यानी जिस दिन से अपना पद ग्रहण करेंगे उस तारीख से 6 वर्ष तक वो अपना कार्यभार संभाल सकते हैं। लेकिन यदि इन 6 वर्षों के भीतर उनका उम्र सीमा 65 वर्ष पूरी जाती है तो वह पहले भी पद मुक्त हो सकते हैं। कहने का मतलब है 6 वर्ष या 65 वर्ष, इन दोनों में जो भी पहले हो उसके आधार पर पद मुक्त हो सकते हैं। अब दोस्तों अनुच्छेद 324 का 5 कहता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद विमुक्त किया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाए जाने का जो प्रावधान किया गया संविधान में उसी के आधार पर हटाया जा सकता है, अन्यथा किसी भी आधार पर नहीं हटाया जा सकता है। अब दोस्तों यदि अन्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में या प्रादेशिक आयुक्त के बारे में देखें कि उनका पद विमुक्त कैसे किया जा सकता है, तो भारत के चुनाव आयोग के जो अन्य आयुक्त हैं या फिर प्रादेशिक जो भी चुनाव आयुक्त हैं उनका पद विमुक्त भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के सिफारिश पर राष्ट्रपति जी द्वारा पद विमुक्त किया जा सकता है। अब आगे देखें दोस्तों कि चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करते हैं, तो याद रखिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा के लिए चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति जी के द्वारा जारी किया जाता है और विधानसभा तथा विधान परिषद से संबंधित चुनाव की अधिघोषणा संबंधित राज्यों के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद संख्या 326 वयस्क मताधिकार के बारे में प्रावधान करता है, यानी कि अनुच्छेद संख्या 326 कहता है वयस्क मताधिकार, यानी कि वैसे वर्तमान में वयस्क माना जाता है मताधिकार के आधार पर जिनकी उम्र सीमा 18 वर्ष या उनसे ऊपर हो उसे वयस्क माना गया है। और दोस्तों एक बात भली भांति ध्यान रखिएगा कि भारत में मत देने का जो अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार नहीं है बल्कि वैधानिक है, यानी संविधान में प्रारंभ से ही निर्णित नहीं किया गया कि आप कितने तक एलिजिबल हो
मत देने के लिए। समय समय पर इसे उम्र सीमा में सुधार किया यानी बदलाव भी किया गया है। यदि बदलाव के परिप्रेक्ष्य में देखें तो संविधान का 61वां संशोधन यानी 61वां संविधान संशोधन 1988 में होता है और यह 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत मताधिकार की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया जाता है और यह प्रभावी हो जाता है 28 मार्च 1989 से लागू हो जाता है। यदि स्थानीय चुनाव के बारे में देखें, स्थानीय निकाय का जो चुनाव होता है, चाहे वह पंचायत चुनाव हो या फिर नगर पालिका का चुनाव हो, यह राज्य के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा, न कि भारत के जो चुनाव आयोग हैं उनके द्वारा नहीं। ये राज्य के चुनाव आयोग द्वारा स्थानीय निकाय का चुनाव, चाहे वह पंचायती चुनाव हो या नगर पालिका का चुनाव हो, किया जाएगा। अब देख लेते हैं कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के संदर्भ में यदि देखें तो भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे और उसी में देखें कि भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी, तो वो थी वी.एस. रमा देवी। भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी वी.एस. रमा देवी। और वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ये हैं राजीव कुमार, जो 25वें क्रम के हैं और यह हाल ही में पद ग्रहण किए हैं यानी कि 15 मई 2022 को। अब दोस्तों राजीव कुमार से पहले कौन थे, क्योंकि प्रश्न में आ सकता है कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि हम लोग जो पढ़े हुए हैं वो चीज़ मतलब नहीं है, अभी वो व्यक्ति नहीं है, इस पद को शोभित नहीं कर रहे हैं। तो राजीव कुमार तो वर्तमान में यानी कि 15 मई 2022 को 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं। तो इनसे पहले यानी कि राजीव कुमार से पहले भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुशील चंद्र और उनसे पहले थे सुनील अरोड़ा। अब दोस्तों यदि चुनाव आयोग के संदर्भ में कुछ और महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं, यानी कि 324 से लेकर के 329 तक में, तो उसमें अनुच्छेद संख्या 324 हमने पहले ही बताया था कि निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग के बारे में कहा गया है। विशेष रूप से देखें तो चुनाव आयोग में चुनाव के लिए जो दायित्व है वह क्या दायित्व है कि चुनाव का अधीक्षण, चुनाव का निर्देशन और चुनाव का नियंत्रण करने का दायित्व है चुनाव आयोग के पास। यदि वही अनुच्छेद संख्या 325 देखें तो अनुच्छेद संख्या 325 में प्रावधान किया गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मताधिकार यानी मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहरा सकते हैं। यानी मोटा मोटी देखने वाली बात है कि अनुच्छेद संख्या 325 कहती है कि किसी व्यक्ति को धर्म, जाति या लिंग के आधार पर मत से यानी मतदान करने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। और अनुच्छेद संख्या 326 कहती है कि लोकसभा और राज्यसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। तो 326 हमने देख लिया। और अनुच्छेद संख्या 327 है कि विधायिका द्वारा चुनाव आयोग के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति है। विधायिका द्वारा चुनाव आयोग के संबंध में संसद को इस चुनाव आयोग के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। आपको पता होगा सरकार के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है और संसद के 3 अंग है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो हमने वही विधायिका वाली बात कही है। अब दोस्तों आगे कुछ और यानी अनुच्छेद संख्या 328 और 329 देखेंगे और इसके बाद हम ये चुनाव आयोग से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद संख्या 328। अनुच्छेद संख्या 328 कहता है कि किसी राज्य के विधानमंडल को चुनाव संबंधित कानून बनाने की शक्ति, जैसे 327 में देखे थे चुनाव संबंधी कानून बनाने की शक्ति संसद को, उसी प्रकार यहाँ 328 में देख रहे हैं कि किसी राज्य के विधानमंडल
जो है उसको चुनाव संबंधित, उस राज्य से संबंधित जो चुनाव होंगे उनसे संबंधित कानून बनाने का शक्ति दिया गया है। और 329 अनुच्छेद कहता है कि चुनावी मामला में जो भी प्रक्रिया है, जो भी मतलब समझिए कि उसमें मतभेद है, तो इस चुनावी मामलों में अदालत द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए कुछ वर्जन किया गया है। ये था अनुच्छेद संख्या 329, यानी कुल मिलाकर के अनुच्छेद संख्या 324 से 329 को हमने देख लिया। अब दोस्तों इस कड़ी में आगे हम देखते हैं एक लास्ट इसमें टॉपिक बच जाता है ईवीएम, यानी चुनाव जो वर्तमान दौर में देखने को मिल रहे हैं, जो चुनाव संपन्न होते हैं एक ईवीएम के माध्यम से। और तो और ये ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की एक प्रकार से विश्वसनीयता कायम रखने के लिए उसके बगल में एक मशीन लगा दी जाती है जिसे वीवीपैट बोलते हैं। उससे होकर के दोस्तों पता चलता है कि आपने वास्तव में वोट किया है या नहीं। एक पर्ची भी शायद उसमें आती है और उसमें लिखा जाता है कि आपने किस व्यक्ति को वोट दिया है। वीवीपैट हम कहें, वीवीपैट का पूरा नाम यानी VVPAT, वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये मशीन होता है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि हमारे भारत में पहली बार ईवीएम का प्रयोग कहाँ किया गया था। तो हमारे भारत में पहली बार ईवीएम मशीन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया। अब दोस्तों पहली बार ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराया गया केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में केवल 50 बूथ पर, सभी बूथों पे नहीं, 50 बूथ पर। और उसके बाद नवंबर 1948 में मध्य प्रदेश के 5 विधानसभा क्षेत्र में, राजस्थान के 5 विधानसभा क्षेत्र में और दिल्ली के 6 विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम के माध्यम से चुनाव संपन्न कराया गया। यदि देखें संपूर्ण चुनाव कराने में पहला राज्य कौन था, हालांकि यह जो भी राज्य बोले हैं ये कुछ ही विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को, कोई 5 कोई 6 इस प्रकार से, लेकिन पूरे भारत में देखें ऐसा कौन सा पहला राज्य है जो अपने संपूर्ण राज्य में ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराया था, तो वो था गोवा। यानी कि संपूर्ण चुनाव के मामले में प्रथम राज्य गोवा है और 1999 में ईवीएम के माध्यम से चुनाव संपन्न करा करके इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है। इसके बाद यदि देखें तो भारत में पहली बार संपूर्ण आम चुनाव ईवीएम के माध्यम से 2004 में किया जाता है और वही 2009 से लगातार आम चुनाव और सभी आम चुनाव हुए हैं। ईवीएम की विश्वसनीयता कायम रखने के लिए वीवीपैट का प्रयोग किया जाता है और वीवीपैट का पूरा नाम बता दिए हैं, वोटिंग वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन। अब दोस्तों तो ये बात भी एक आएगी कि वीवीपैट का पहला प्रयोग कब किया गया था। तो दोस्तों वीवीपैट का पहला प्रयोग 2013 में किया गया था नागालैंड में। यानी वीवीपैट प्रयोग के मामले में भारत में सबसे पहला राज्य कौन है, तो नागालैंड। वीवीपैट का निर्माण 2013 में हुआ था और इसके निर्माणकर्ता कौन कंपनी है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों इस प्रकार हमने भारत के चुनाव आयोग के बारे में देखने और समझने का प्रयास किया। दोस्तों आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और पुनः मिलते हैं हम एक अलग संस्था पढ़ेंगे। ये तो हमने देखा चुनाव आयोग। अब दोस्तों हम देखेंगे भारत में वित्त आयोग का जो प्रावधान किया गया है, ये वित्त आयोग के बारे में देखेंगे। तो आगे वीडियो में हम वित्त आयोग के बारे में जानेंगे, समझेंगे और पुनः आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।